co-powered by Techno। छोटे शेयर ऊंची छलांग, इसमें हम आजकल दर्शकों के सवाल ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं। विजय भाई दुतांडे जी का सवाल है, बजाज हाउसिंग पर 177 पर लिया है सर, थोड़ा फंस गए हैं। आईपीओ के समय तो काफ़ी बस क्रिएट हो गया था, ऐसा लगता है कि हर काउंटर बहुत आगे निकल जाएगा, लेकिन अब रिट्रेस हो गया, शांत हो गया, एक रेंज में फंस गया, क्या करें? तो आई थिंक उनको होल्ड ही करना चाहिए। बजाज हाउसिंग फाइनेंस, जैसे हमने स्टार्टिंग शो में बता रहे थे कि इट्स ए लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म। इनको अभी जो उनका जो Q1 का जो अर्निंग्स है और Q2 का जो अर्निंग्स है, उसमें उनको सिमिलर काइंड ऑफ ग्रोथ दिखाना पड़ेगा जो लास्ट 7 साल में दिखाया हुआ है। अगर वही सिमिलर ग्रोथ आता है तो आई थिंक द स्टॉक कैन अगेन गो बैक टू 170 175। अगर ग्रोथ में थोड़ा भी डी ग्रोथ दिखा है तो मुझे लगता है 150 के रेंज में ही स्टॉक अटक रहेगा। बट यस, इट्स ए गुड अकुमुलेशन लेवल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट कंसिडरिंग ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बिकॉज अगले 2 से 3 साल में जो हाउसिंग सेक्टर में ग्रोथ आने वाला है, ऑब्वियसली बजाज हाउसिंग फाइनेंस विल टेक ए मेजर मार्केट शेयर बिकॉज ऑफ द हाई ग्रोथ सेगमेंट। तो मुझे लगता है कि होल्ड कीजिए, बट यस, कंसिडरिंग ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म अगेन। जी, संबित पटनायक जी का सवाल है सर, मझगांव डॉक पर ये पूछ रहे हैं कि 4500 कब आएगा। इन्होंने 4890 के खरीदे हुए हैं, तो 4500 क्यों? फिर तो सर 5000 का वेट करिए, 4890 का खरीदा है तो 4500 पर भी आप लॉस में ही होंगे। आई थिंक उनको अब टाइमिंग होल्ड करना चाहिए। Q2 के जो अर्निंग सीजन जब चालू हो जाएंगे, उनको वहां पे वॉचफुल रहना चाहिए कि अगर मार्जिन में और ग्रोथ में अगर अच्छा मोमेंटम दिख रहा है तो ये स्टॉक फिर से 4800 से 5400 तक भी जाने की कोशिश करेगा। बट यस, Q2 अर्निंग इज ए वार्निंग कॉल। अगर वहां पे फिर से इनका जो अर्निंग्स अगर प्राइस एक्शन में अगर मैच नहीं करता है, स्टॉक कैन अगेन कम डाउन टू इट्स बिलो 4000 लेवल्स। तो मुझे लगता है कि 4000 एक बेंचमार्क रह चाहिए विद फॉर एग्जांपल फॉर ए स्टॉप लॉस, बट अगेन वेट एंड वॉच फॉर द Q2 अर्निंग शो। जी सर, वोडाफोन आइडिया कल तक F&O एक्सपायरी में पूरा इसने किल कर दिया लोगों की पोजीशंस को, और आज 5% ऊपर है। ये एक्सपायरी में इसमें प्ले करना ठीक रहेगा जिन लोगों के पास F&O लॉट होता है, या ये फिर एक बार परेशान करने वाला है इस मंथ भी? देखो, स्टॉक तो परेशान में है ही है। पोस्ट FPO जब उसको 20,000 करोड़ का पैसा मिला था, उसके बाद भी ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है अपने बिजनेस एफिशिएंसी को। एवरी मंथ आप देखो 5 से 10 लाख कस्टमर्स इसके लॉस्ट हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी भी वो जो मोमेंटम आने वाला था 4G और 5G के जो अनाउंसमेंट में, बहुत सारे सर्कल्स में उन्होंने 4G लॉन्च भी कर दिया था, बट फिर भी अभी भी नेटवर्क इश्यूज बहुत सारे हैं वोडाफोन में। तो बिजनेस वाइज तो एफिशिएंसी ग्रो नहीं हो रहा है। जो इसमें ले रहे हैं स्टॉक, बिकॉज FPO का भाव 11 रुपीज के आसपास था, आज भी ऑलमोस्ट 10 रुपीज 90 पैसे के आसपास चल रहा है। जो FPO में लोगों ने मिस किया था, बोलते कि चलो नीचे में मिल रहा है तो थोड़ा एवरेज आउट कर सकते हैं। अपसाइड कैन बी 14 to 15 रुपीज, बट 3 to 6 मंथ्स का एक टाइम पीरियड है। होल्डिंग थोड़ा रिस्की रहेगा, बिकॉज बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स है जहां पे गोल्डमैन सैक्स ने 2.5 रुपीज का टारगेट दे दिया था, नमूरा ने 15 रुपए का टारगेट दिया है, बट बेस्ट अकुमुलेशन रेंज उन्होंने बताया कि 8 रुपए के आसपास है। सो देयर आर बाय एंड सेल कॉल बोथ इन द मार्केट, बट टाइम बीइंग आइडिया वोडाफोन वुड बी ए हाई रिस्क हाई रिटर्न कॉल। मेरे लिए अगर किसी को अगर ये स्टोरी लेना है तो मुझे लगता है कि 7 और 8 रुपए के आसपास अगर कोई भी रीजन से मिलता है तो वहां पे एक हाई रिस्क इन्वेस्टर्स लेना चाहिए। और अपसाइड में भी 14 to 15 रुपीज वुड बी बेस्ट केस सिनेरियो। कोई भी टर्न अराउंड शायद 3 महीने 6 महीने 1 साल में होने वाला नहीं है। इट्स ए स्टोरी ऑफ 3-4 इयर्स। टेलीकॉम एज ए इंडस्ट्री इज ए स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री फॉर इंडियन मार्केट्स। इन्वेस्टमेंट्स बहुत सारे आएंगे। अगर फंडामेंटली किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो भारती एयरटेल स्टिल लुक्स गुड 1700 के आसपास। मुझे लगता है ये स्टॉक बिफोर वोडाफोन बिकम्स 15 या 20, भारती एयरटेल कैन बिकम 2000 रुपीज ऑन और बिफोर मार्च अप्रैल। तो मुझे लगता है आई एम बेटिंग मोर ऑन भारती एयरटेल एंड लेस टेकिंग रिस्क ऑन आइडिया वोडाफोन। बिल्कुल। साथ ही सर कुछ एक खबर और आ रही हैं जो हमारे दर्शक पूछ रहे हैं। आशीष चक्रवर्ती IGL पर टारगेट क्या होंगे सर, पूछ रहे हैं। इनके पास 552 रुपए के कुछ शेयर पड़े हुए हैं। I think 70-75 can be a target, 575 that can be a first technical target। उसके ऊपर भी होल्ड करना चाहिए because I think sector is moving very fast। ब्रेकआउट आएगा 580 के ऊपर and if it goes above 580 तो 600 का भी टारगेट मांगता है, but time being 575 should be your target for a trading purpose। जी, एक हमारी दर्शक हैं सर नुसरत अंसारी जी, ये कामधेनु वेंचर्स जो कि कामधेनु पेंट्स के नाम से आता है, इस काउंटर में आज 20% का डाउन सर्किट लगा हुआ है। ये 49 रुपये पर इन्होंने लिया हुआ है, ये थोड़ा फंस गई हैं।
क्या करना चाहिए सर कंपनी में? अभी मैं इसके डेवलपमेंट देखने की कोशिश कर रहा था, ये तो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, इनफैक्ट प्रीमियम कैटेगरी में आ रहे हैं, डाउन सर्किट क्यों लग रहा है? देखो, स्टॉक ने आई थिंक लास्ट एक महीने में बहुत अग्रेसिव मोमेंटम दे दिया था फ्रॉम 35 रुपीज इन अगस्त 16 एंड ऑलमोस्ट उसका हाई बना था 60 के आसपास। मुझे लगता है कि द स्टॉक इज अंडर सम नो प्राइस एक्शन कंट्रोल में रहेगा। मुझे लगता है कि अवॉइड करना चाहिए। 20% सर्किट कोई भी स्टॉक में लगता है तो देर इज समथिंग सीरियसली प्रॉब्लम। तो स्टॉक में कोई कोई भी रीजन से उसको अकोमुलेट मत करो, बिकॉज एक महीने में इतना भागने के बाद एक दिन में 20% गिरना, आई थिंक देर इज सम सीरियस प्रॉब्लम इन स्टॉक। I will avoid to comment to take any no position in the Kamadhenu paint. जी सर, कंपनी में तो कोई दिक्कत नहीं है, शेयर में ठीक है, अगर शेयर में कोई प्रॉब्लम है तो वो तो प्राइस एक्शन होता रहता है। देखो, सेक्टर इज वेरी कॉम्पिटिटिव। मुझे लगता है बड़े बड़े जो दिग्गज है ऑलरेडी इसमें एंट्री मार चुके हैं। ग्रासिम भी ऑलरेडी उनके अंदर एक एंट्री मार चुका है पेंट इंडस्ट्री में। सो फॉर ए स्मॉलर प्लेयर लाइक कामधेनु competing with the new bigger paint companies against Asian Paints, against Berger, it is very very tough। मुझे लगता है फिर यहाँ से कैश बर्निंग बहुत होगा, और जिस तरीके से प्राइस मोमेंटम हुआ है इट इज नॉट वैल्यूड एट दिस वैल्यूएशन। मुझे लगता है 30-40 रुपए के आसपास अगर स्टॉक मिलता है तो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स कंसिडरिंग पेंट इंडस्ट्री ग्रोथ उनको लेना चाहिए, बट डिफिकल्ट टू गेट दैट काइंड ऑफ मार्जिन व्हाट बर्जर एंड एशियन पेंट्स आर गेटिंग। जी, प्रतिमा भट्टाचार्य जी का सवाल है सर, सेंट्रम कैपिटल 41 रुपये 50 पैसे पर लिए हुए हैं, क्या एवरेज कर सकते हैं और टारगेट क्या रहेंगे? आई थिंक रिसेंटली बहुत सारे जो ट्रेडिंग स्टॉक्स हैं, जियोजिट हो या जेएम फाइनेंशियल्स हो, एडलवाइज हो, नोमा हो, ये सब चीजें बहुत एक्शन में आया है। ये स्टॉक बहुत कंसोलिडेट किया है ये लेवल पे। मुझे लगता है ये एवरेज आउट करना चाहिए। टारगेट कैन बी वेरी मतलब वेरी वेरी मिनिमल। 40, 42, 45 कैन बी बेस्ट टारगेट फॉर मीडियम टर्म, बट टाइम बीइंग ये अभी भी कंसोलिडेशन फेज में ही है। जी, लेकिन चूंकि सितंबर सीरीज का तो अंत कल हो गया था, अक्टूबर सीरीज शुरुआत हो चुकी है F&O के हिसाब से, लेकिन अक्टूबर का जो महीना होगा वो अभी एक ट्रेडिंग सेशन सितंबर का और बचा है, 30 सितंबर जब सोमवार को ट्रेड होगा, लेकिन मंगलवार से अक्टूबर की सीरीज शुरू हो जाएगी पूरी तरह से। लेकिन अक्टूबर में बहुत सारी ऐसी इवेंट्स हैं जिनका कि असर इंडियन मार्केट्स पर देखने के लिए मिलेगा। उन इवेंट्स को एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जो कि इंडियन मार्केट को चेंज करने वाले हैं, जो इम्पैक्ट डाल सकते हैं। 1 अक्टूबर को ऑटो सेल्स के डेटा देखने के लिए मिलेंगे, इंडिया का PMI डेटा भी होगा, नए बोनस शेयर्स के रूल्स भी लागू हो जाएंगे। 8 अक्टूबर को उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में जो इलेक्शन है उसके रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। तो इलेक्शन का जो एक आउटकम होता है वो ज़रूर मार्केट पर इम्पैक्ट डालता है। 9 अक्टूबर को RBI की पॉलिसी की अनाउंसमेंट होंगी। 7 अक्टूबर से पॉलिसी शुरू होगी उनकी मीटिंग, लेकिन जो आम आदमी होगा, जो विशेषज्ञ होंगे, उनको 9 अक्टूबर को ही पता चलेगा कि उस मीटिंग में हुआ क्या। 10 अक्टूबर को CPI और IIP का डेटा आएगा और रिजल्ट सीजन शुरू हो जाएगा GM ब्रेवरीज के रिजल्ट्स के बाद के साथ। और साथ ही 11 अक्टूबर को लाइकली डेट है ये TCS के रिजल्ट्स की, क्योंकि TCS जनरली अपने 11 या 12 तारीख को रिजल्ट्स देता है और फ्राइडे तो वो ज़रूर ही देता है। तो इस तरह का एक पैटर्न बना हुआ है कि फ्राइडे तक वो दे देता है, वरना फिर उसको 14 तारीख को रिजल्ट देने होंगे। तो 11 और 14 के आसपास हो सकता है कि TCS के रिजल्ट्स आते हुए दिखाई दे। उसके बाद चूंकि अब रिजल्ट सीजन शुरू ही हो जाएगा, तो 14 अक्टूबर से फिर रिजल्ट्स काफ़ी सारी कंपनीज के आने शुरू हो जाएंगे। एंजल, HCL, 15 अक्टूबर को HDFC AMC, 16 अक्टूबर को बजाज ऑटो, एम्फेसिस, 17 अक्टूबर को इन्फोसिस और नेस्ले के रिजल्ट्स होंगे। 19 अक्टूबर को HDFC बैंक होगा। 20 से 30 अक्टूबर के बीच में कुछ एक कंपनीज हैं जो हमने ले ली हैं, JSW स्टील, ICICI बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, इन सभी के रिजल्ट्स होंगे। मैं एक एक करके इवेंट पर बात करता हूं। प्रशांत सर, पहले ऑटो सेल्स जो कि 1 अक्टूबर को होगा। सर, सितंबर महीने में शराद का पीरियड रहता है नॉर्थ इंडिया में, जिसकी वजह से सेल्स थोड़ी सी इंपैक्टेड रहती हैं, लेकिन ये तो हर साल की प्रक्रिया है, ऐसा कुछ नहीं कि शराद इसी साल आए हैं। लेकिन मंथ चेंज हो जाते हैं, कभी अक्टूबर में पड़ जाते हैं, कभी सितंबर में पड़ जाते हैं। अगर अक्टूबर में इनिशियली पड़ जाते हैं तो नवरात्रे से वो ऑफसेट भी हो जाते हैं, क्योंकि नवरात्रे तुरंत ही आ जाते हैं, लेकिन इस बार नवरात्रे अक्टूबर से होंगे। सर, कैसे देख रहे हैं ऑटो सेल्स डेटा और क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है ऑटो काउंटर से? देखो, आप देखोगे जो हाइलाइट्स बने थे हेडलाइंस विद रिस्पेक्ट टू हाई इन्वेंट्री इन दी ऑटोमोबाइल 4 व्हीलर सेगमेंट, तो मुझे लगता है उसके चक्कर में बहुत सारे कंपनियों ने हाई डिस्काउंट्स देके उसको सेल्स बढ़ाने की कोशिश की है। यस, जो आगे का जो 1 तारीख में जो ऑटो सेल्स के नंबर्स आने वाले हाई वॉचफुल है। मुझे लगता है CNG वेरिएंट्स के जो व्हीकल्स है वहां पे हाई मोमेंटम आ सकता है। जैसे इसी रीजन से मुझे लगता है मारुति बहुत एक्शन में है।
और सेकंड स्टॉक है जो हुंडई है, जो सेकंड मार्केट लीडर है, उसका आईपीओ भी आ रहा है आई थिंक अक्टूबर के एंड में या फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। तो मुझे लगता है कि ऑटो सेक्टर बहुत एक्शन में रहेगा। वॉल्यूम्स थोड़े से डल रहेंगे बिकॉज ऑफ द शार्प व्हाट यू सेड राइट नाउ, बट यस जिस तरीके से डिस्काउंट उन्हें बढ़ाया हुआ है तो वो जो नेगेटिव इम्पैक्ट है 10-15% डाउन साइड, वो शायद 5% या न्यूट्रल डाउन साइड में आ सकता है। तो मुझे लगता है आई एम वेरी मच पॉजिटिव। जो नेगेटिव है ऑलरेडी प्राइस एक्शन में मोमेंटम हो चुका है। आप देखो एमएनएम इज ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई, मारुति अगेन इज ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई, ओनली टाटा मोटर्स इज नॉट ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई बिकॉज ऑफ वन इज वैल्यूएशन प्लस हाई इन्वेंट्री लेवल्स। पूरे तीन जो कंपनियों के बीच में टाटा मोटर्स का ही हाई इन्वेंट्री था, उन्होंने मैक्सिमम डिस्काउंट 2 या 3 लाख रुपए तक दे के हाईएस्ट वर्जन पे मुझे लगता है उन्होंने वो इन्वेंट्री खाली करने की अच्छी कोशिश की है। इन दिस सेगमेंट टाटा मोटर्स इज माय फेवरेट राइट नाउ, 990 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि अगर इन्वेंट्री का जो एक्सपेक्टेशन है ज्यादा नहीं है और नंबर्स अगर फ्लैट थोड़ा सा भी नेगेटिव आता है तो स्टॉक कैन बी 1050 और 1100 के टारगेट मुझे लग रहा है 1 वीक 10 डेज के आसपास। बिल्कुल। साथ ही सर दूसरी खबर जो कि इंडिया का पीएमआई आएगा, तो वो डेफिनेटली मैक्रो न्यूज़ रहती है तो उसका एक इम्पैक्ट मैक्रो लेवल पर ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। लेकिन नए बोनस शेयर रूल्स आएंगे जिसमें कि T+2 सेबी के नए रूल्स हैं जिसमें कि आप बोनस शेयर पर अवेलेबल हो जाएंगे ट्रेडिंग के लिए 2 दिन के अंदर रिकॉर्ड डेट के बाद। सर कोई कंपनियां जहन में आती हैं जिनमें कि बोनस आ रहे हैं और उनमें फ़ायदा मिल पाएगा इन्वेस्टर्स को, या आने वाले समय में जो कंपनियां जनरली बोनस ज़्यादा देती रही हैं समय समय पर जल्दी बोनस दे देती हैं? आई थिंक इट्स ए गुड मूव बाय सेबी जो T+2 के अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं, वरना तो कभी कभी 15 दिन कभी कभी 2 या 3 महीने तक उसका मोमेंटम हो जाता था, एक्स डेट भी निकल जाता था और प्राइस के जो भाव भी बहुत सारे नीचे आ जाते थे, तो जो बेनिफिट लेना था इन्वेस्टर्स को वो मिस हो जाता था। अगर जो T+2 में आ जाता तो मुझे लगता है कि वो प्राइस एक्शन इमीडिएट हो जाएगा और ट्रेडिंग पैटर्न चालू हो जाएगा। आई डोंट रिमेंबर एनी स्टॉक राइट नाउ बिकॉज बहुत सारे चीज ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुके हैं कंसिडरिंग दिस न्यू रूल टू कम इन। सो आई थिंक ऑलरेडी मोमेंटम बहुत सारे स्टॉक्स में आ चुके हैं। आई एम नॉट ट्रैकिंग एनी बोनस शेयर राइट नाउ। जी सर, एक और इम्पॉर्टेंट जो एक्शन होगा वो होगा 8 अक्टूबर को जब जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे। सर क्या लगता है, अगर रूलिंग गवर्नमेंट को कुछ सेटबैक लगता है तो क्या होगा मार्केट को, और अगर उनके लिए कुछ पॉजिटिव आउटकम आ जाता है तो मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा उस पर? देखो ये जो जेएनके का रिजल्ट है वो थोड़ा सा हेडलाइन बनाएगा, बट इक्विटी मार्केट्स के लिए आई डोंट थिंक इट विल बी अ बिग नेगेटिव फॉर एनी रीजन, मैं प्लस और माइनस जो भी हो, बट एंड ऑफ द डे इट इज ए फर्स्ट रिजल्ट व्हिच वी गेट। उसके बाद हरियाणा का देखना है, उसके बाद महाराष्ट्र का देना है। मेजर फोकस विल बी ऑन द महाराष्ट्र इलेक्शन। जेएनके और हरियाणा का मतलब इट इज टेकन कि इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट लॉट ऑफ थिंग्स फॉर द करंट गवर्नमेंट एंड इवन मार्केट्स के लिए तो आई एम वेरी मच न्यूट्रल ऑन द रिजल्ट। जी 9 अक्टूबर को सर आरबीआई की पॉलिसी कुछ चेंज करेगी? जो कंसेंसस आ रहा है उसमें अभी तो रेट कट नहीं होगा, लेकिन माना जा रहा है कि दिसंबर या फरवरी में दिसंबर में रेट कट आ सकता है, या तो पहला रेट कट आरबीआई की तरफ से या फरवरी 2025 में रेट कट होगा। कैसे लेगा मार्केट इसको? सर मेरा पर्सनल एक्सपेक्टेशन है कि दे शुड नॉट कट एनी इंटरेस्ट रेट राइट नाउ। अगले साल देखते हैं बिकॉज टाइम बीइंग एवरीथिंग इज इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट। जीडीपी ग्रोथ इज वेरी स्टेबल, इन्फ्लेशन इज अंडर कंट्रोल, डॉलर बैलेंस अपना जो डिफिसिट है वो भी अच्छा चल रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी अच्छा चल रहा है, गवर्नमेंट का कोई टेंशन राइट नाउ कुछ है नहीं है। और इंडियन मार्केट में जो क्रूड ऑयल का जो इफेक्ट है वो भी बहुत न्यूट्रलाइज हो चुका है। गोल्ड इज एट ऑल टाइम हाई। मेरे हिसाब से तो मतलब यू शुड नॉट गिव एनी कट राइट नाउ which is very beneficial for the economy of India, but अगर उनको देना है तो I think as a token of gift for the Diwali, upcoming Diwali, 25 basis point का सरप्राइज आ सकता है which is already I think discounted in the market, but I think the cutting of interest rate will start next financial year only. तब तक के लिए जो 100 basis point का जो रूम है I think Indian government can enjoy those things, बट जो डिस्काउंट आएगा मुझे लगता है कि ओएमसीज में शायद 2 से 5 रुपए का पेट्रोल या डीजल कट आ सकता है, जहां पे और प्रेशर गिरेगा इन्फ्लेशन में कंट्रोल में लाने के लिए। तो दैट इज व्हाट माय एक्सपेक्टेशन इज। जी सर अगर हम देखें रिजल्ट सीजन का भी आगाज हो जाएगा 10 अक्टूबर से। सीपीआई आईआईपी के डेटा ऑफ कोर्स वो मैक्रो फ्रंट पर इंपॉर्टेंट होते हैं, या इन्फ्लेशन का जो डेटा होता है सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा वो आरबीआई कंसीडर करेगी ज़्यादा, मार्केट उस पर कितना रिएक्ट करेगा वो देखना होगा। लेकिन जीएम ब्रेवरीज के रिजल्ट्स आएंगे। सर लिकर कंपनीज में आज थोड़ा सा प्रेशर भी देखने के लिए मिल रहा है ड्यू टू की शुगर की जो प्राइजेस बढ़ रही हैं, एमएसपी बढ़ रहा है, साथ ही इथेनॉल के भी प्राइजेस बढ़ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं सर लिकर कंपनीज को?
आई थिंक लास्ट 15-20 डेज में लिकर कंपनीज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है अगेंस्ट द मार्केट एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ द रीजन व्हाट यू सेड राइट नाउ विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग एथनॉल प्राइसेस और उसका डिमांड भी बढ़ रहा है, तो शायद जो लिकर के लिए जो अवेलेबिलिटी रहेगा वो थोड़ा कम हो जाएगा, वो हिसाब से प्रेशर मिल रहा है और शायद उनको जो लिकर के लिए जो स्पिरिट मिलने वाला है उसका भाव बढ़ जाएंगे, तो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लिकर विल बी हायर एंड अफेक्ट देयर मार्जिन्स। मुझे लगता है कि द मोमेंटम इज वेरी मच ऑलरेडी हैपेंड इन द लिकर स्टॉक्स इंडस्ट्री में। अपसाइड इज वेरी लिमिटेड राइट नाउ, एनी स्टॉक्स जीएम बेवरेजेस जो फर्स्ट हमेशा फर्स्ट रहता है रिजल्ट देने में, उसमें भी प्राइस एक्शन ऑलरेडी हो चुका है। अपसाइड इन ऑल द लिकर स्टॉक्स विल बी वेरी लिमिटेड टू 5%। ऑल आइज वुड बी ऑन द अर्निंग्स में अगर मार्जिन अच्छे ग्रोथ होते हैं इन टर्म्स ऑफ पैट एंड एबिटा बोथ, देन ओनली कुछ प्राइस एक्शन अच्छा मोमेंटम आ सकता है। बट टाइम बीइंग अगर किसी को प्रॉफिट है तो मुझे लगता है कि रिजल्ट्स के नजदीक एक प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। जी सर, रिजल्ट्स के नज़दीक भी अब हम आ ही चुके हैं, चूँकि जीएम ब्रेवरीज से शुरुआत तो कर ली हमने, लेकिन बहुत सारे रिजल्ट्स होंगे सर। टीसीएस, एंजल ब्रोकिंग, एचसीएल टेक, एचडीएफसी एएमसी, बजाज ऑटो। ये मैं इनिशियल पहले 10 दिन के जो रिजल्ट्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिनकी रिजल्ट्स डेट आ भी गई हैं। इन्फोसिस, नेस्ले, एचडीएफसी बैंक, इनमें से कोई आपको लगता है कि सर काउंटर है जहाँ पर कि बेट लगाई जा सकती है प्री रिजल्ट? आई थिंक आईटी कंपनीज में आप बेट कर सकते हो। जिस तरीके से कल आपने अगर एसेंच्योर का अपडेट देखा है, दे हैव गिवन ए गुड गाइडेंस, तो उसको फॉलो करने के लिए इंडियन मार्केट्स में भी शायद टीसीएस, इन्फोसिस अपने गाइडेंस को एटलीस्ट 1 और 2% डॉलर टर्म्स में बढ़ा सकते हैं। तो मुझे लगता है आईटी सेक्टर में खेलना चाहिए। सेकंड है एचडीएफसी एएमसी, अगेन बिकॉज इट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द मार्केट्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, उनका यील्ड भी शायद बड़ा होगा, प्रॉफिट भी बड़ा होगा। तो मुझे लगता है आईटी कंपनीज और एचडीएफसी एएमसी में मुझे प्री रिजल्ट्स को ट्रेड लेना चाहिए। जी, और सर एचडीएफसी बैंक और बजाज ऑटो जो ये थोड़ा चले हैं, लेकिन बजाज ऑटो तो काफ़ी तेज चला है, एचडीएफसी बैंक चला है लेकिन उतना नहीं चला। एचडीएफसी बैंक में ये अभी भी मुझे मतलब आई एम वाचिंग Q2 नंबर्स कैसे आएंगे उसको। अगर देखो जो टेक्निकली मुझे लगता है ऑल टाइम हाई के आसपास अभी आ चुका है पोस्ट दी मर्जर ऑफ एचडीएफसी बैंक एंड एचडीएफसी लिमिटेड। आज शायद उसका भाव प्री मर्जर के भाव के आसपास आया हुआ है, बट ओवरऑल दे आर डूइंग लॉट ऑफ चेंजेस इन देयर बिजनेस मॉडल। दे आर गोइंग टू सेल लॉट ऑफ देयर क्रेडिट बुक and lot of their other non performing assets to the market। तो मुझे लगता है कि they are trying to normalize the NIM ट्रेंड जो अभी टेक्निकली नेगेटिव है पोस्ट मर्जर। अगर निम मार्जिन स्टेबलाइज हो जाते हैं और निम मार्जिन अगर ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में आ जाता है Q2 अर्निंग्स में, मुझे लगता है कि स्टॉक फिर से 1900-2000 का टारगेट लेके आई थिंक बाय मार्च और अप्रैल आपको ये शायद ये भाव दिख सकता है। बट यस, Q2 अर्निंग्स आर मोस्ट वॉचफुल। निम्स में नेगेटिव ट्रेंड नहीं चाहिए, निम्स पे थोड़ा इंप्रूवमेंट देखना चाहिए। बिल्कुल, तो एचडीएफसी बैंक के Q2 रिजल्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। अगर रिजल्ट्स अच्छे रहते हैं तो 1900 तक की रेंज भी इस काउंटर पर देखने के लिए मिल सकती है। प्रशांत सर, आपकी रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं? तो टाइम बीइंग मेरे रडार पे एक ग्रैनुअल्स है जो फार्मा कंपनी में मुझे लगता है कि लास्ट 15-20 दिनों में अच्छा डाउनसाइड पे आ चुका है। तो 550-560 के रेंज में ग्रैनुअल्स लेना चाहिए, स्टॉप लॉस ऑफ 540 के आसपास एंड टारगेट कैन बी 600 and 630। एंड सेकंड एशियन पेंट्स, मुझे लगता है जिस तरीके से क्रूड में प्रेशर आके लास्ट 2-3 महीने में जो नेगेटिविटी हुई है तो वो मार्जिन में टर्न अराउंड हो सकता है बिफोर द रिजल्ट्स आर आउट इन Q2। मुझे लगता है कि ये स्टॉक फिर से 3400 to 3500 तक जा सकता है एशियन पेंट्स। एंड SBI आई थिंक अगेन वुड बी अ थर्ड काउंटर फॉर मी विद अ टारगेट ऑफ 825-850। एंड इमेजिका ये स्मॉल मिड कैप कंपनी, आई थिंक उनके एक बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांग बनते जा रहा है। 80-85 के रेंज में मैं बाय कॉल दे रहा हूँ एंड आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड 100-105 का मुझे टारगेट लग रहा है इमेजिका में। जी चलिए, तो ग्रेन्यूल्स, SBI, ये कुछ एक काउंटर सर ने बताए हैं जहां पर कि सर बोल रहे हैं कि सर की रडार पर हैं और इन काउंटर्स पर पॉजिटिव साइड पर बैट लगाई जा सकती है। प्रशांत सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी। को पावर्ड बाय टेक्नो।